शुद्धं पडमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयडभूषडुदयं जीवस्य परोबणं वोच्छम्। जीव कांड ग्रंथराज में अंतर्भाव नाम का जो अंतिम अधिकार है उसमें मार्गणाओं में गुण स्थानों का, जीव समासों का जो वर्णन चल रहा है उसमें भव्य मार्गणा तक का वर्णन हो चुका था। भव्य मार्गणा के बाद में आती है सम्यक्त मार्गणा। क्या बोलते हैं? उस सम्यक्त मार्गणा के जो भेद होते हैं वो किन किन गुण स्थानों में होते हैं। अगर आपने गुण स्थान और मार्गणाओं का ज्ञान ले रखा है तो आपके लिए आसानी से समझ में आएगा। मिच्छो सासण मिस्सो सग सग ठाणम मिहो दि अयदादो पड़मुव समवेदग सम्मत्त दुगम अपमत्तोति। सम्यक्त मार्गणा में मिच्छो माने मिथ्यात्व गुण स्थान भी आता है, सासण माने सासादन नाम का दूसरा गुण स्थान भी आता है, मिस्सो यानी मिस्र नाम का तीसरा गुण स्थान भी आता है। ये सग सग ठाणम्मी यानी इनके सबके अपने अपने गुण स्थान होते हैं। क्योंकि मिथ्यात्व का प्रथम गुण स्थान होता है, सासादन सम्यक्त का दूसरा गुण स्थान होता है और मिस्र का तीसरा गुण स्थान होता है। तो इन सब सम्यक्त मार्गणा के इन तीनों भेदों में सब में अपना अपना गुण स्थान घटित हो जाता है। इसके बाद पड़म उपसम वेदक सम्मत्त दुगम अपमत्तोति, यानी जो मिथ्यात्व के बाद सासादन मिस्र ये गुण स्थान हो गए। अब इसमें सम्यक दर्शन के जब भेद निकालते हैं तो सम्यक दर्शन के भेदों में औपसमिक सम्यक दर्शन भी आता है, छायिक सम्यक दर्शन भी आता है और छायोपसमिक सम्यक दर्शन भी आता है। तो इन सम्यक दर्शन के जो भेद हैं ये सभी भेद चौथे गुण स्थान से शुरू होते हैं। कहाँ से? यानी अविरत सम्यक दृष्टि नाम का जो गुण स्थान होता है वहाँ से ही ये भेद शुरू होते हैं। और ये जो भेद हैं उनमें प्रथमोपसम सम्यक तो है और वेदक सम्यक तो है। ये द्विक माने ये दोनों ही जो सम्यक दर्शन हैं ये उस चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के अपमत्तो यानी अप्रमत्त नाम के सातवें गुण स्थान तक ही ये दो सम्यक दर्शन पाए जाते हैं। यानी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के सातवें गुण स्थान तक होता है। तो ये तो पहले बताया जा चुका है कि कोई भी जीव अनादि मिथ्या दृष्टि होता है, प्रथम बार जब सम्यक्त को प्राप्त करता है तो वह पहले गुण स्थान से चौथे में भी डायरेक्ट पहुंच सकता है, पहले से पांचवें गुण स्थान में भी पहुंच सकता है और पहले से सातवें गुण स्थान में भी पहुंच सकता है। तो प्रथमोपसम सम्यक्त के ये सभी गुण स्थान चौथे से लेकर सातवें तक भी बन जाते हैं। और वेदक सम्यक्त के लिए भी इसी तरह से, वेदक सम्यक्त को ही क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं। तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी चौथे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान तक ही होता है। क्योंकि सातवें गुण स्थान के आगे या तो वह उपसम श्रेणी चढ़ता है या छपक श्रेणी चढ़ता है। तो या तो वह उपसम सम्यक दृष्टि बन करके द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि बन करके आगे बढ़ेगा या छायक सम्यक दृष्टि बन करके आगे बढ़ेगा। तो वेदक सम्यक्त जो है क्षयोपसम जिसे सम्यक दर्शन कहते हैं वह नियम से चौथे गुण स्थान से लेकर सातवें गुण स्थान तक ही
पाया जाता है। तो बाकी का जो सम्यक दर्शन के बारे में जो ज्ञान है और जो चर्चा है, तो वो तो आप लोगों के लिए पहले भी अच्छे ढंग से बताई जा चुकी है ना। और ये भी बात ध्यान में रखने योग्य है कि अब अगर हम इसमें जीव समास देखें, गुणस्थान तो ये सब हो ही गए, तो मिथ्या दर्शन का जो गुणस्थान है उसमें गुणस्थान तो एक ही है, लेकिन जीव समास उसमें सभी घटित हो जाएंगे। जो 14 जीव समास बताए जाते हैं तो वो मिथ्यात्व के साथ में सभी बन जाते हैं। सासादन गुणस्थान तो एक ही होगा, लेकिन इसमें जीव समास 2 बन जाते हैं, है ना। तो एक तो सासादन गुणस्थान का जो जीव समास बनता है तो वह पर्याप्तक और अपर्याप्तक, संगी पर्याप्तक में भी बन जाता है और अपर्याप्तक अवस्था में भी बन जाता है। तो इस तरह से इसमें 2 जीव समास भी बन जाते हैं। और मिश्र अवस्था में जो सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो गुणस्थान है, इसमें गुणस्थान तो एक तीसरा यही है और जीव समास इसका भी संगी पर्याप्तक ही होगा, क्योंकि ये अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुणस्थान कभी नहीं होता है ना। तो ये चीज़ें याद ही रखनी पड़ेंगी कि मिश्र गुणस्थान में कभी मरण नहीं होता, तो मिश्र गुणस्थान में जन्म नहीं होता, इसलिए उसमें अपर्याप्त अवस्था में तीसरा गुणस्थान नहीं बनता। दूसरे गुणस्थान में मरण होता है, इसलिए जन्म भी हो जाता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में दूसरा गुणस्थान भी बन जाता है। तो इस तरह से ये हो गया। और इसके बाद में जब हम प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, यानी सम्यक दर्शन 2 प्रकार का उपसम वाला, एक प्रथमोपसम और एक द्वितीयोपसम होता है, तो यहाँ पर परम उपसम जो लिखा है ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के लिए है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन और वेदक सम्यक दर्शन के गुणस्थान तो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां हो जाता है। अब अगर हम इसमें जीव समास देखते हैं तो इसमें भी एक जीव समास संगी पर्याप्तक का ही जीव समास बनेगा, क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की अवस्था में भी कभी मरण नहीं होता है। तो जब मरण नहीं होता है तो उसका किसी दूसरी गति में जन्म भी नहीं होगा, तो उस अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में कभी भी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए संगी जीव के लिए ही ये होगा सम्यक दर्शन, तो वह संगी पर्याप्तक नाम का ही जीव समास उसके लिए रहेगा, पंचेंद्रीय संगी पर्याप्तक का। तो ये प्रथमोपसम सम्यक दर्शन में इस तरह से यह एक जीव समास बन जाता है। लेकिन जो वेदक सम्यक दर्शन है, जिसे हम क्षयोपसम सम्यक दर्शन कहते हैं, उसमें संगी के पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये दोनों जीव समास बन जाएंगे, क्योंकि इस सम्यक दर्शन के साथ में मरण भी होता है और इस सम्यक दर्शन के साथ में जीव अन्य गतियों में उत्पन्न भी होते हैं। जैसे नरक में भी जाते हैं तो प्रथम नरक में भी सम्यक दर्शन के साथ में उत्पन्न होते हैं, है ना। और सम्यक दर्शन के साथ में भवनत्रिक को छोड़ करके, है ना, शेष देवों में भी इनकी उत्पत्ति होती है। और इधर भोग भूमि के जो मनुष्य होते हैं या त्रियंश होते हैं, इनमें भी अपर्याप्त अवस्था में जो सम्यक दर्शन पाया जाता है वेदक सम्यक तो रहता है। ठीक है ना। इस तरह से यह सम्यक दर्शन अपर्याप्त अवस्था में भी घटित हो जाता है। आगे अब यहां पर द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन का वर्णन करते हैं। किसका? हाँ, विधियोपसम सम्मतम। यहां जो भवनत्रिक को छोड़ करके बताया था, है ना, तो इसका मतलब ये समझना कि सम्यक दर्शन के साथ में जो जीव होते हैं वो देव तो बनते हैं, लेकिन वैमानिक देवी बनते हैं, है ना। और इस अवस्था में वह देव जो बनते हैं तो वह
कभी भी भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देवों के साथ में उत्पन्न नहीं होते हैं सम्यक दर्शन के साथ में। इसलिए यहाँ पर भवनत्रिक को छोड़ करके, है ना। और यहाँ पर लिखा है प्रथम नरक और भवनत्रिक को छोड़ करके उत्पन्न होते हैं। तो उससे ये भी समझना कि प्रथम नरक को भी छोड़ करके सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न हो सकते हैं। यानी दूसरे तीसरे नरकों में भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि अगर कोई उत्पन्न होता है तो प्रथम नरक में ही होता है, और अन्य नरकों में क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो इससे ये भी ये ग्रहण कर लेना। अब पढ़ते हैं द्वितीयोपम सम्यक दर्शन को। विधियुव समसम्मतम अविरद सम्मादि संत मोहोत्ति खय्यम सम्मम चतः सिद्धोत्तिजिणे हिणे दिठम। जो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन होता है वह अविरत सम्मादि यानी अविरत सम्यक दर्शन यानी चौथे गुण स्थान से लेकर के संत मोह यानी उपशांत मोह नाम के 11वें गुण स्थान पर्यंत तक होता है। तो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से लेकर के कहाँ तक होगा? 11वें गुण स्थान तक, है ना। खैगम सम्मम चतः, और जो छायक सम्यक दर्शन है वह भी अविरत सम्यक दृष्टि से प्रारंभ होगा, यानी चौथे गुण स्थान से लेकर के, लेकिन कहाँ तक होगा? तो वह अयोगी केवली गुण स्थान पर्यंत तक होगा, है ना। इस तरह से ये द्वितीयोपम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन के विषय में गुण स्थानों का क्रम जान लेना चाहिए। अब जब जीव समास की बात आएगी तो द्वितीयोपम सम्यक दर्शन में संगी पर्याप्तक ये भी होगा, और संगी पर्याप्तक के साथ वहाँ पर देवों के अवस्था में वह अपर्याप्त अवस्था में भी यह जीव समास बन जाता है देवों के साथ में, है ना। तो इस तरह से संगी पर्याप्तक अपर्याप्तक ये दो जीव समास बन जाते हैं, क्योंकि उपसम सम्यक दर्शन के साथ में द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के साथ में मरण भी होता है। तो मरण होकर के वो जीव नियम से देवगति को ही प्राप्त होता है। और छायक सम्यक दर्शन में भी जो है पर्याप्त अवस्था में संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त ये दोनों जीव समास बन जाते हैं, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन के साथ में भी जीव जब मरण करता है तो अगली गति में छायक सम्यक दर्शन लेकर के जाता है, तो अपर्याप्त अवस्था में भी उसके छायक सम्यक दर्शन पाया जाता है। तो उसके पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था में बन जाते हैं। और यह सिद्धोत्ति यानी छायक सम्यक दर्शन सिद्धों के भी होता है, इसलिए यहाँ पर कोई जीव समास नहीं होता, क्योंकि सिद्ध जो होते हैं वो जीव समासों से रहित होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर ये द्वितीयोपम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन के गुणस्थान और जीव समास के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। अब यहाँ जो विशेष बात है वो ये है कि जैसे द्वितीयोपम सम्यक दर्शन के लिए यहाँ पर कहा कि वो चौथे गुणस्थान से लेकर के होता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए जो सिद्धांत ग्रंथ हैं उनके अनुसार कि द्वितीयोपम सम्यक दर्शन जो होता है उसकी उत्पत्ति तब होती है जब वह जीव उपसम श्रेणी पर आरोहण करने वाला हो, है ना, और वह जीव 7वें गुणस्थान में हो, आगे वह उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाला हो, तो वह क्षयोपम सम्यक दृष्टि होगा, तो भी वो अपने उस सम्यक दर्शन को द्वितीयोपम सम्यक दर्शन बनाएगा, है ना। तो एक तरह से वो 7वें गुणस्थान में उसकी उत्पत्ति होती है, फिर उपसम श्रेणी पे चढ़ेगा तो 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान तक गया, फिर वहां से जब वो गिरता है लौट करके आता है ना, तब वह 6वें 5वें 4थे गुणस्थान में भी आ जाता है। तो इस अपेक्षा से अगर हम देखेंगे तो इन गुणस्थानों में भी यह द्वितीयोपम सम्यक दर्शन बन जाता है। तो जो यहाँ पर ये कहा है चौथे गुणस्थान से 11वें गुणस्थान तक, तो उसमें यह जानना कि 7वें गुणस्थान से तो श्रेणी पर आरोहण करने की अपेक्षा से है, और चौथे 5वें गुणस्थान में जो श्रेणी से जब अवरोहण होगा गिरेगा तो उस अपेक्षा से है ना। तो इसलिए यहाँ पर चौथे से 11वें तक एक साथ कह दिया है। अब सम्यक दर्शन की मार्गणा पूरी हो जाती है, क्योंकि सम्यक्त की मार्गणा में 6 ही भेद आते हैं: मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र,
तीन ये हो गए, औपसमिक, छायक और छायोपसमिक, तीन ये हो गए। इस तरह से 6 भेद वाली ये सम्यक्त्व की मार्गणा है। और इसी में हम औपसमिक के 2 भेद कर देते हैं, प्रथमोपसम और द्वितीयोपसम। इस अपेक्षा से देखें तो 6 से 7 भेद भी बन जाएंगे। तो इतना ही इसमें विशेष है। इसके आगे संगी मार्गणा प्रारंभ होती है, उसमें भी क्या गुणस्थान और क्या जीव समास की व्यवस्था है वो यहाँ बताई जा रही है। सन्नी संडिप पहुदी खीड़ कसाओत्ति हो दिणियमेण थावर काय पहुदी असंडित्ति हवे असन्नी हो। संगी सन्नी पहुदी। अब जो संगी जीव होगा तो वह संगी मिथ्या दृष्टि से ही प्रारंभ होगा। कहाँ तक संगी जीव संगी कहलाता है? क्षीण कसाओत्ति होदि नियमेण, नियम से वह क्षीण कसा है, जैसे हम 12वां गुणस्थान कहते हैं, वहां तक जीव संगी कहलाता है। संगी मतलब समनस्क। तो मन का सद्भाव 12वें गुणस्थान तक पाया जाता है, जिसे हम भाव मन कहते हैं। उसके बाद में कर्मों का क्षय हो जाने से उसके संगी पने का भी अभाव हो जाता है, तो वो संगी और असंगी इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न अवस्था वाले कहलाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि पहले गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक जो ये 12 गुणस्थान है, ये सभी संगी जीवों के गुणस्थान जानना। कितने गुणस्थान संगी जीवों के? पहले से 12। और पहले में भी एक इंद्रियों में भी नहीं, 2 विकलेंद्रियों में भी नहीं है? क्योंकि संगीपना जहाँ से शुरू होता है वहीं से वो गुणस्थान माना जाएगा। तो इसलिए संगी मिथ्या दृष्टि जीव से ही इसको शुरू करेंगे। और जीव समास की दृष्टि से देखेंगे तो संगीपना पर्याप्त अवस्था में भी होता है और अपर्याप्त अवस्था में भी होता है, तो जीव समास इसमें दोनों हो जाएंगे। ठीक है ना? और असन्नी कहाँ होता है? तो वह थावर काय पहुदी, यानी स्थावर काय से लेकर के जो असंगी पंचेंद्री पर्यंत तक ये असंगी पंचेंद्री के लिए स्थान है। और इन सब में गुणस्थान एक ही होता है। स्थावरों से लेकर के विकलत्रयों में असंगी पंचेंद्रियों तक एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही रहता है। तो इसलिए असंगियों का गुणस्थान एक ही होगा। कौन सा? मिथ्यात्व। जीव समास देखेंगे तो असंगियों के भी जीव समास है ना। अब जितने भी जीव समास हैं एक इंद्रियों के, सूक्ष्म बादर के भेद से चारों, विकलत्रयों के, पर्याप्त पर्याप्त के, 2 इंद्रिय के अलग, 3 इंद्रिय के अलग, 4 इंद्रिय के अलग, और असंगियों के पंचेंद्रियों के पर्याप्त और अपर्याप्त। तो एक तरह से 14 जीव समासों में से केवल संगी के पर्याप्त और अपर्याप्त ये 2 जीव समास छोड़ दोगे तो 12 जीव समास असंगियों के घटित हो जाते हैं, है ना। तो 12 जीव समास असंगियों के हो गए। तो संगी मारणा की अपेक्षा से वर्णन यहाँ पर गुणस्थानों में और जीव समासों में इस तरह से हो जाता है। अब इसके आगे आती है आहार मार्गणा। थावर काय पहुदी सजोगी चरमोत्ति होदि आहारो कम्मय्य अनाहारी अजोगी सिद्धे विनायबो, है ना। थावर काय पहुदी, स्थावर काय से लेकर के, स्थावर काय माने मिथ्या दृष्टि स्थावर जीवों से लेकर के सयोगी चरमोत्ति, सयोगी चरम गुणस्थान तक, सयोगी केवली पर्यंत तक होदि आहारो, यह जीव आहारक कहलाता है। तो आहारक का मतलब तो जानते ही है ना। आहार करने का नाम आहारक नहीं है, किंतु शरीर के योग्य पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करने का नाम आहारक होता है। तो वह पुद्गल वर्गणाएं पहले मिथ्या दृष्टि गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के जीव अपने योगों के माध्यम से उन वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं, इसलिए सभी जीव 13वें गुणस्थान तक आहारक कहलाते हैं। अब अनाहारक कहाँ होगा? तो कम्मय्य अनाहारी, जिस समय पर कार्मण का योग होता है उस समय पर जीव अनाहारक होगा, है ना। इसके अलावा और कहाँ होगा? तो अयोगी,
अयोगी गुण स्थान में होगा, और सिद्ध भगवान भी अनाहारक जानना चाहिए। तो इस तरह से जब हम देखते हैं तो कार्मण कायोग और अयोग केवली गुण स्थान वाले जीवों को छोड़ करके सभी जीव, संसारी जीव क्या हो जाते हैं? आहारक ही सिद्ध होते हैं, है ना। अब आहारक जीवों के अगर हम गुणस्थान देखेंगे तो गुणस्थान तो हो गए पहले से लेकर के 13 तक, और जीव समास देखेंगे तो उनमें सभी जीव समास गर्भित हो जाएंगे। 14 जीव समासों में जीव आहारक बने रहते हैं। अनाहारक जीवों के जब हम गुणस्थान देखेंगे तो उसमें अनाहारक अवस्था मिलेगी। कब मिलेगी? कार्मण का योग होगा। कार्मण का योग होगा विग्रह गतऊ में कर्म योग है, यानी विग्रह गति में होगा। तो जिन गुणस्थानों में जीव मरण अवस्था के उपरांत अन्य गति में जाने के लिए होगा, और जिन गुणस्थानों में मरण संभव होगा, उन्हीं गुणस्थानों में यह जीव विग्रह गति में पाया जाएगा, और उन्हीं गुणस्थानों में यह उस समय पर अनाहारक कहलाएगा। तो ऐसा ध्यान में रखते हुए मिथ्या दृष्टि गुणस्थान भी अनाहारकों का बन जाएगा। दूसरे गुणस्थान में भी मरण होता है तो सासादन गुणस्थान भी बन जाएगा। असंयत चौथा गुणस्थान होता है, उसमें भी मरण होता है, उसके साथ भी जन्म होता है, तो उसमें भी विग्रह गति में कार्मण का योग बनने से अनाहारक हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 गुणस्थान हो गए। इसके अलावा समुद्घात अवस्था में संयोगी केवली के भी यह अनाहारक अवस्था बनती है। ये पहले बताया जा चुका है। जिस समय वो समुद्घात होता है तो उस समय पर संयोगी केवली के लिए भी बन जाएगा, और अयोगी केवली तो होते ही हैं जो इस गाथा में लिखा ही हुआ है। तो इस तरह से अगर हम गुणस्थान देखें तो 5 गुणस्थान अनाहारक अवस्था में अनाहारक जीवों के लिए बन जाते हैं। ठीक है ना। गाथा में अजोगी तो लिखा है लेकिन संयोगी यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन उसे भी हमें ग्रहण कर लेना है, क्योंकि कार्मण का योग लिख दिया है। तो कार्मण का योग जहाँ होगा वहाँ पर वो अनाहारक हो जाएगा। तो अनाहारक अवस्था जब संयोगी केवली की समुद्घात अवस्था में बनती है तो वो कार्मण का योग के साथ बनेगी, और कार्मण का योग जो बनता है वो समुद्घात में ही होता है। ठीक है ना। बताया था ना, दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 समुद्घात होते हैं। तो दंड में तो वो औदारिक का योगी रहता है, कपाट में औदारिक मिश्र हो जाता है, ऐसे याद रखना चाहिए। और प्रतर और लोक पूरण में कार्मण का योग होता है, तो उस समय पर वह अनाहारक होता है 2 समुद्घात की अनुपस्थिति में। इस तरह से अनाहारकों के जीव समास अगर हम देखें तो जो भी अपर्याप्त अवस्था के जीव समास होंगे वो सभी बन जाएंगे। तो जीव समासों में 7 अपर्याप्तकों के हैं और 7 ही पर्याप्तकों के हैं। तो 7 अपर्याप्तक अवस्था के और 1 अयोग केवली संबंधी का पर्याप्त अवस्था में इस तरह से 8 जीव समास इसमें बन जाएंगे, है ना। और सिद्ध जीव तो गुणस्थानों से भी रहते हैं और जीव समास से भी रहते हैं। इस तरह से यह एक पूरा वर्णन ये भी हो गया। अब यहाँ आगे कुछ और वर्णन है। मिच्छे 14 जीवा सासण अयदे पमत्त विरदेय सन्नि दुगम से सुगुणे सन्नि पुंडो दुखीणोत्ति। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि किस किस गुणस्थान में कौन कौन से जीव समास होते हैं। अब कौन सा वर्णन आ रहा है? अभी मार्गणा में गुणस्थान जीव समास बता रहे थे, अब गुणस्थानों में कौन सा जीव समास होता है ये बताते हैं। तो मिच्छे 14, मिथ्यात्व गुणस्थान में 14 ही जीव समास होंगे। सासण माने सासादन में, अयदे माने असंयत सम्यक दृष्टि असंयतों में, और पमत्त विरदे या प्रमत्त विरद में, है ना। यह माने यहाँ पर चा शब्द से संयोगी केवली भी इनमें ग्रहण कर लेना। तो इनमें संगी पर्याप्तक और अपर्याप्तक ये 2 जीव समास होते हैं। सन्नि दुगम कौन से? संगी के साथ साथ पर्याप्तक और अपर्याप्तक। और शेष गुणे, जो शेष गुणस्थान बचे, कौन कौन से गुणस्थान जो भी शेष बचे प्रमत्त विरत के बाद में,
तो उन सब गुणस्थानों में सन्नी पुंडो, वो सभी जीव संगी ही होंगे, पर्याप्तक ही होंगे। ठीक है ना। तो शेष गुणस्थान जो क्षीण कसाय गुणस्थान तक पर्यंत तक यहाँ पर बताए गए हैं। क्षीणोक्ति का मतलब जो क्षीण कसाय माने 12वें गुणस्थान पर्यंत तक के यहाँ पर गुणस्थानों को और हम ले लेंगे। तो कौन कौन से गुणस्थान बचे? अगर हम प्रमत्त विरत के आगे लेते हैं, है ना, अप्रमत्त विरत 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, है ना, और इसके अलावा जो गुणस्थान छूट गए हैं, जैसे मिश्र गुणस्थान छूट गया है वो, और इसमें सहयोगी केवली गुणस्थान, है ना, ये अगर हम ले लेते हैं तो इन सब में यह जीव नियम से कैसा होता है? एक संगी पर्याप्तक ही होता है। ये भी हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है ना। और अयोगी केवली गुणस्थान में जीव भी जो है संगी पर्याप्तक एक जीव समास वाला ही होता है। तो इस तरह से गुणस्थानों में जीव समासों का ये वर्णन। अब मार्गणा स्थानों में जीव समासों को दिखाते हैं। तिरिय गदीय 14 हवंति से सुजान दो 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 मग्गन ठाणस्येव णेयाणि समास ठाणानि। तिरिय गदीय यानी त्रियंश गति मार्गणा में 14 यानी 14 ही जीव समास हो जाते हैं। अवंती शेषेषु, शेष जो समस्त गतियां हैं उनमें जान दो दो दो, उनमें दो दो जीव समास जानना, संगी पर्याप्तक और अपर्याप्तक, है ना। और मग्गट ठाणस्येव नेयाणी समास ठाणाणी, मार्गणा स्थानों में यथा योग्य जैसे क्रमानुसार जीव समास हमने बताए थे उसी के अनुसार यहाँ पर घटित कर लेना चाहिए। पज्जति पाणाविय सुगमा भाविंदियम न जोगम्मी तहि वाचुस्सासाउग कायत्तिग दुग मजोगिणो आऊ। अब इन गुणस्थानों में पर्याप्ति और प्राणों का कथन किया जा रहा है। पर्याप्ति और प्राण, पज्जति पाणावीय, सुगमा माने ये सुगम है, इसलिए इनका पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि पर्याप्तियां और प्राण ये सभी 12वें गुणस्थान तक सभी पर्याप्तियां और प्राण पाए जाते हैं, है ना। भावेन्द्रियम न जोगम्य, जो भावेंद्रियां होती हैं वो संयोगी केवली में नहीं होती हैं। कहाँ नहीं होती हैं? हाँ, क्योंकि भावेंद्रियां कर्मों के क्षयोपशम से होती हैं और संयोगी केवली में सभी क्षयोपशम भावों का अभाव हो जाता है। तो उनके अंदर 13वें गुणस्थान में भावेंद्रियां नहीं होती हैं, किंतु द्रव्येंद्रियां होती हैं। इसकी अपेक्षा से हम उन्हें पर्याप्तक कह देते हैं। 6 जो पर्याप्तियां हैं उनकी वो द्रव्येंद्रिय की अपेक्षा से जानना, भावेंद्रिय की अपेक्षा से नहीं, है ना। अब तही माने उन्हीं संयोग केवली में वाच उच्छ्वास यानी वचन, श्वासोच्छ्वास, आयु और काय, है ना, ये सब वहां पर प्राण बताए गए हैं। संयोगी केवली में 4 प्राण ये होते हैं। कौन कौन से? एक तो वचन बल प्राण होगा क्योंकि ये बोलते हैं। श्वासोच्छ्वास अभी भी चलती है, शरीर नाम कर्म का उदय है इसलिए। आयु कर्म का उदय रहता है तो आयु भी प्राण रहता है। और काय बल प्राण भी रहता है ना, क्योंकि उनके लिए अभी शरीर बना हुआ है और काय योग भी उनके लिए बना रहता है, इसलिए काय बल प्राण भी उनमें होता है। तो केवल यही 4 प्राण उनमें होते हैं। ठीक है ना। और काय तिग दुग मजोगिड़ो आऊ, है ना। यहाँ ये और बताते हैं कि इसी गुणस्थान में जब उनके अंदर धीरे धीरे जब वो योग निरोध करते हैं, है ना, तो वचन बल का भी अभाव हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है जब वो वचन बल को भी रोक देते हैं, तो उस समय पर उनके 3 प्राण रह जाएंगे, है ना। और जब वो श्वासोच्छ्वास को भी रोक देंगे तो उस समय पर 2 ही प्राण रह जाएंगे। तो उस समय पर उनके लिए केवल, है ना, आयु और काय बल प्राण ये 2 ही प्राण रह जाएंगे। और जब वो अयोगी हो जाएंगे, 14वें गुणस्थान में पहुंच जाएंगे, तो उनमें कायोग का भी अभाव हो जाएगा, तब केवल 1 प्राण रह जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा अजोगिणो आयु,
अयोगी केवलियों में केवल एकमात्र प्राण रह जाता है जिसे हम आयु प्राण कहते हैं, है ना। तो ऐसे ये संयोगी केवलियों में प्राणों का धीरे धीरे जो है अभाव, और अयोगी केवली में केवल योग अवस्था का अभाव हो जाने से केवल एक प्राण रह जाना, ये यहाँ पर बताया गया है। तो गुण स्थानों में सभी में पर्याप्ति और प्राणों का ये वर्णन हो जाता है। अब संज्ञाओं को भी गुण स्थानों में यहाँ बताया जाता है। संज्ञाएं जो चार थी उनका भी वर्णन गुण स्थानों में करते हैं। तो छठोत्ति पड़म सन्ना सकज्ज शेषाय कारणा वेखा पूर्वो पड़मणियठी सुमुत्तिकमेण शेषाओ। ये क्या कहते हैं? छठोत्ति यानी छठवें गुण स्थान पर्यंतक क्या होता है? आहा पड़म सन्ना। पड़म सन्ना का मतलब जो पहली संज्ञा है वह छठवें गुण स्थान तक होती है। सकज्ज शेषा, और शेष संज्ञाएं भी छठवें गुण स्थान तक सकज्ज माने कार्य के साथ में होती हैं, माने कार्य रूप होती हैं। क्या कहा? मिथ्यात्व गुण स्थान से लेकर के प्रमत्त पर्यंत तक ये चारों ही संज्ञाएं, है ना, ये कार्य रूप में अगर होंगी तो वह केवल इन 6 गुण स्थानों में होंगी। इसके ऊपर कारणावेक्षा, है ना, तो इसके ऊपर बस केवल उनके लिए वो कारण रह जाते हैं, यानी अप्रमत्त आदि गुण स्थानों में केवल जो है 3 आदि संज्ञाएं ही रह जाती हैं। तो वे सब जो संज्ञाएं बताई हैं वहां पर केवल कारण की अपेक्षा से बताई हैं, यानी वहां पर कार्य रूप में नहीं होंगी, कारण रूप में होंगी। कार्य रूप का मतलब उन संज्ञाओं का हमें कार्य दिखाई नहीं देगा, केवल उस संबंधी जो कोई भी कर्म का उदय उदीर्णा है, उदय है, उसके कारण से उन संज्ञाओं का सद्भाव वहां पर मानना पड़ता है। तो संज्ञाओं के लिए जो कारणभूत कर्म का अस्तित्व अगर हम देखेंगे तो वह 7वें आदि गुण स्थानों में आगे भी मिलता है। तो वो कहाँ तक मिलता है? तो उसके लिए यहाँ बताया जा रहा है पुब्बो पड़मनियट्टी, है ना। तो शेष 3 संज्ञाएं आहार संज्ञा को छोड़ करके, क्योंकि छठवें गुण स्थान तक ही आहार संज्ञा है और आहार संज्ञा की विच्छुत्ति जो है वो छठवें गुण स्थान में हो जाती है, यानी आहार संज्ञा छठवें गुण स्थान के ऊपर नहीं पाई जाती है। यानी मुनि महाराज भी जब 7वें गुण स्थान में होते हैं तो उस समय पर आहार की संज्ञा नहीं होती है, भले ही उनका भोजन करते समय 6वां 7वां गुण स्थान चलता है, लेकिन संज्ञा उनकी 6वें गुण स्थान में ही उत्पन्न होती है। 7वें गुण स्थान में संज्ञा नहीं होती है ना, यानी भोजन करने की इच्छा। समझ में आ रहा है? तो ये भी ध्यान में रख करके शेष 3 संज्ञाएं आगे के गुण स्थानों में भी होती हैं। तो इसमें जो भय संज्ञा है वो अपूर्व करण गुण स्थान तक पाई जाती है, यानी 8वें गुण स्थान तक वह भय संज्ञा पाई जाती है, वहां पर उसकी विच्छुत्ति हो जाती है। अब बची कौन सी 2 संज्ञाएं? मैथुन और परिग्रह। तो इनका भी चूंकि वेद कर्म का सद्भाव बताया था, सवेद भाग 9वें गुण स्थान तक होता है, तो 9वें गुण स्थान तक भी सवेद भाग पर्यंत तक जो अनुवृत्तिकरण का प्रथम भाग था वहां तक भी यह वेद संज्ञा रहती है, और परिग्रह तो उसके साथ में है ही है। तो वेद और परिग्रह यानी मैथुन और परिग्रह दोनों संज्ञाएं 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक पाई जाएंगी। फिर उसके आगे 9वें गुण स्थान के उस प्रथम भाग को छोड़ करके आगे मैथुन संज्ञा का विच्छुत्ति हो जाएगी। तो आगे के 10वें गुण स्थान तक फिर उसके आगे परिग्रह संज्ञा वहां तक पाई जाएगी जहां तक राग का सद्भाव है, यानी सूक्ष्म लोभ का भी जब तक सद्भाव है तब तक वह परिग्रह संज्ञा कहलाएगी। तो 10वें गुण स्थान तक हो गई परिग्रह संज्ञा, और फिर 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा का भी विच्छेद हो जाता है। तो 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में कोई भी संज्ञा नहीं पाई जाती है। इस तरह से क्रम से इसको हम इन संज्ञाओं के कहाँ कहाँ विच्छुत्ति होती इसको हम जान सकते हैं, ठीक है ना।
तो इतना ही पर्याप्त है कि हम इस तरह से संज्ञाओं को भी गुण स्थानों में जान पाए कि गुण स्थानों में कौन सी संज्ञा कहाँ तक होती है। और भी आगे जो थोड़ा वर्णन शेष है उसको आगे बताया जाएगा।